Hello children, in my last lecture I have cleared VBT and now let's start with another topic, CFT, that is crystal field theory. Basically in this we have to first know about the d orbitals. आपको याद होगा क्लास 11th में आपका जो सिलेबस था उसमें आपने d ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी लिया हुआ है. बेसिकली d ऑर्बिटल्स टोटल कितने होते हैं? 5. dxy, dyz, dzx, dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², जिसमें से dxy, dyz और dzx जो है दैट इज़ इन बिटवीन द एक्सिस एंड dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड d² आर अलॉन्ग द एक्सिस. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें जो आपको ध्यान रखना है दैट इज़ कि सेंट्रल मेटल्स आर positively charged while ligands are negatively charged in case of crystal field theory. हम इसे इस तरह से ही लेते हैं, ठीक है, such that the overall complex results as a neutral. ओके, यानी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिल करके ओवरऑल इस इम्पैक्ट को न्यूट्रल बनाता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इज़ टोटली बेस्ड ऑन आयनिक बॉन्डिंग, दैट इज़ आयनिक इंट्रैक्शन. और ये जो आयनिक इंट्रैक्शन है वो डेवलप करता है बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ मेटल एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द लिगेंड. तो वहाँ पे किस तरह का इंट्रैक्शन है? देयर इज़ अट्रैक्शन. While the d orbital of metals having fully filled orbital actually gets repelled by the electrons of the ligand. यहाँ पे repulsion show होता है, यानी attraction repulsion दोनों यहाँ पे observe होता है, जिसकी वजह से एक आयनिक इंट्रैक्शन डेवलप होता है और इसकी वजह से एक आयनिक बॉन्डिंग की ओर हम प्रेफर करते हैं CFT में. नाउ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि आपके कोर्स में 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, एक ऑक्टाहेड्रल और एक टेट्राहेड्रल. जब हम बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल की तो सीधा सा मतलब हुआ अ कॉम्प्लेक्स हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6. दैट मीन्स ऑक्टाहेड्रल में इम्पॉर्टेंट क्या है? द लिगेंड्स आर अप्रोचिंग अलोंग द एक्सिस, यानी कि दो डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं हमारे 5, वो पहले तो लिगेंड्स के आने की वजह से थोड़ा सा एक्साइट होते हैं विच वी कॉल एज बेरीज सेंटर, और फिर जैसे जैसे लिगेंड्स और पास आना शुरू करते हैं और जब ये अलोंग द एक्सिस आ रहे हैं फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो इमीडिएटली क्या होता है? 2 ऑर्बिटल्स विच आर अलोंग द एक्सिस यानी dx² माइनस वाई स्क्वायर एंड dz², ये दोनों इमीडिएटली ज़्यादा एक्साइट होके ऊपर की तरफ चले जाते हैं एंड दे फॉर्म EG ऑर्बिटल, जबकि बाकी के 3 dxy, dyz एंड dzx जो हैं ये बिटवीन द एक्सिस वाले ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए इनका रिपल्शन कंपैरेटिवली कम होता है, जिसकी वजह से ये नीचे की तरफ आते हैं और T2G ऑर्बिटल बनाते हैं. ओके, इज़ दिस मच क्लियर? अगर आपको ये समझ में आ गया है तो लेट्स टॉक अबाउट हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोसीडिंग. सबसे पहले फर्स्ट इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट्स टू dxy, सेकेंड शिफ्ट्स टू dyz एंड थर्ड शिफ्ट्स टू dzx. ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन्स आए ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल आ गए. प्रॉब्लम स्टार्ट होता है फ्रॉम द 4th इलेक्ट्रॉन. नाउ इट हैज़ द 2 टाइप्स ऑफ कंसिडरेशंस जो ये लेता है. पहला, either this 4th electron will come to T2G orbital and form a pairing, or this 4th electron will move to EG orbital and move to a new orbital. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को सामने रखना पड़ता है, दैट इज़ अ न्यू पैरामीटर विच वी रिप्रेजेंट it as capital P. Okay, so let's see how. This capital P is actually the energy required for pairing, यानी कि पेयरिंग होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत है. Now let's take the 2 cases. Let's observe the 2 cases. पहला है
when delta O is greater than P. Now this delta O is what? That is the energy difference between Eg and T2g orbitals. Okay, तो जब हम डेल्टा O के रिस्पेक्ट में P को देख रहे हैं, दैट मीन्स P, that is the parameter that energy required for pairing is comparatively smaller. तो क्या हो जाएगा? फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल एंटर द T2g ऑर्बिटल एंड देयरफॉर जब वो T2g ऑर्बिटल की तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? पेयरिंग विल अकर. एंड क्योंकि पेयरिंग हो रहा है, दैट मीन्स लिगेंड किस तरह का है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स विल बी फॉर्मिंग. सिमिलरली अगर ये डेल्टा O इज लेस देन P, यानी कि इस बार अगर एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर पेयरिंग ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स fourth electron will enter the Eg orbital and hence no pairing will take place and straight away इसका मतलब क्या हुआ कि weak field ligand है and high spin complex will be forming. Okay, अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या है? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. अगर हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स जैसे ही लिगेंड्स आ रहा है फिर से थोड़ा सा एक्साइटेड स्टेट में गया बेरिस सेंटर, और फिर यहाँ से आप ऑब्जर्व करोगे कि DXY, DYZ और DZX वाले ऑर्बिटल्स इमीडिएटली ऊपर की तरफ चले गए, यानी ज़्यादा एक्साइट हो गए. रीज़न क्या है? लिगेंड्स आर अप्रोचिंग नाउ इन बिटवीन द एक्सिस. ऑक्टाहेड्रल में क्या हो रहा था? लिगेंड्स वर अप्रोचिंग अलॉन्ग द एक्सिस. यहाँ पे लिगेंड्स आर अप्रोचिंग in between the axis. That means what? DXY, DYZ and DZX gets excited to T2 orbital and DX square minus Y square and DZ square नीचे की तरफ हल्का सा रिपल्शन के साथ आ जाते हैं. Energy difference between both we take as delta T. Now यहाँ पे हम G का यूज़ नहीं कर रहे. If you observe, मैंने यहाँ पे T2G EG यूज़ नहीं किया बिकॉज G इज़ एक्चुअली अ जीरेड सिमेट्री जो कि टेट्राहेड्रल में यूज़ नहीं किया जाता है. ओके, नाउ अगर ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेल्टा O हैज़ मोर एनर्जी दैन डेल्टा T. दिस इज बिकॉज octahedral splitting ligands approach directly along the axis. एंड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो इंपॉर्टेंट चीज है, नो पेयरिंग टेक्स प्लेस, हेंस लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस आर हार्डली सीन. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग दैट इज फॉर अ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे अगर आप डीजेनरेट ऑर्बिटल्स को देखोगे तो स्ट्रेट अवे एक्साइट होके बेरिस सेंटर पे गया एंड वी वोंट डिस्कस मच क्योंकि ये हायर स्टैंडर्ड्स में हैं. तो स्ट्रेट अवे व्हाट आई वुड लाइक टू शो यू इज़ कि DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर सबसे ज़्यादा रिपल्शन के साथ ऊपर पहुंच जाता है, उससे लेस DXY, उससे लेस DZ स्क्वायर, सबसे लेस DZX इक्वल टू DYZ. दैट मीन्स जैसे जैसे एक्साइटेशन होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. ओके, होप आपको CFT क्लियर हो गया है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म. नाउ व्हाट इज आइसोमेरिज्म? इससे पहले हमें आइसोमर्स को देखना होगा. ये क्या होते हैं? टू और मोर कॉम्प्लेक्सेस हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड हेंस डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज. दे आर कॉल्ड आइसोमर्स और इसके प्रोसेस को कहा जाता है आइसोमेरिज्म. इफ यू सी, आइसोमेरिज्म इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रक्चरल, स्टीरियो. स्ट्रक्चरल देन फर्दर डिवाइडेड इनटू लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, सॉल्वेट या फिर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म. while stereoisomerism is divided into two, geometrical and optical. Geometrical further divided into cis, trans, facial, meridional, जबकि optical dextro और levo पे based है. So let's start with structural isomerism one by one. पहला है linkage isomerism. Now this arises due to the presence of ambidentate ligands, यानी वो ligands जो कॉम्प्लेक्स में मौजूद एटम्स, हर एक एटम अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है. सपोज MnO2, या M इज द मेटल, तो MnO2 का मतलब क्या हुआ? नाइट्रोजन इस वक्त अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है.
सिमिलरली MONO, ये इसका आइसोमर बन सकता है बिकॉज यहाँ पे O अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है। सिमिलरली MCN, यहाँ पे कार्बन अपना लोन पेयर मेटल को दे रहा है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा MNC, दैट मीन्स नाइट्रोजन यहाँ पे मेटल को लोन पेयर दे रहा है। सो आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल, सपोज CONH3 5NO2Cl2 है, तो दैट मीन्स हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका आइसोमर CONH3 5ONOCl2, यानी NO2 ONO में बदल गया। ओके, नाउ let's see the next isomerism, that is coordination isomerism. Now what is this coordination isomerism? This arises due to interchange of ligands between cationic and anionic entities. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो COOH whole 6 and CrCN whole 6 है, तो what will happen, cationic and anionic entities are interchanging। तो यहाँ पे क्या हो गया, OH के साथ CO था, यहाँ पे Cr आ गया, और जहाँ पे क्रोमियम था वहाँ पे कोबाल्ट आ गया। तो जस्ट वी इंटरचेंज द एंटिटीज। नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दिस अराइजेस व्हेन द काउंटर आयन इन अ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज इटसेल्फ अ पोटेंशियल लिगेंड which can displace a ligand which then becomes the counter ion। that means मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जैसे CONH3 5SO4 और बाहर काउंटर आयन है Br। अब आप देखोगे तो Br एक है, सिमिलरली SO4 अंदर भी एक ही है, तो ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो आइसोमर क्या हो गया, Br अंदर आ गया और SO4 बाहर आ गया। सिमिलरली सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, this arises when the solvent molecule is directly bonded to metal ion or merely present as a free solvent in the crystal lattice. If water is the solvent, then this is known as hydrate, otherwise हम इसे solvate कहते हैं। ओके, सपोज जैसे यहाँ पे CrH2O whole 6 Cl3 है, Cl3 is the counter ion, तो वाटर का एक फेनोमेना है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप बाहर जाता है या अंदर आता है। तो सपोज यहाँ अंदर है, ये बाहर की तरफ आएगा, तो H2O whole 5 हो गया, एक H2O बाहर आ गया। सिमिलरली H2O4 हो गया, 2 H2O बाहर आ गया। H2O3 हो गया, 3 बाहर आ गया। सिमिलरली जैसे जैसे ये बाहर आ रहा था, एक एक Cl हमारा अंदर की तरफ जा रहा था। पहले Cl3 था, फर्स्ट आइसोमर में Cl2 हो गया, सेकेंड में Cl, एंड थर्ड तक आते आते आपके सारे Cl अंदर आ गए। सो दिस इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसके अंडर में पहला आ जाता है ज्योमेट्रिकल। सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ड्यू टू डिफरेंस इन ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट्स ऑफ द लिगेंड्स अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन। ओके, तो लेट्स टेक वन बाय वन एग्जाम्पल फॉर दिस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। सो द टाइप इज Ma2X2। अगर आप यहाँ पे देखो, एग्जाम्पल मैंने लिया है प्लैटिनम NH3 होल ट्वाइस Br2। सो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल के दोनों तरफ अगर सिमिलर टाइप के आ गए आयंस तो ये सिस कहलाएगा। अगर दो अलग अलग या यूं कह लो कि ऑल्टरनेट डायगोनल पोजीशंस पे आ गए तो दैट इज ट्रांस। नेक्स्ट टाइप इज Ma2XY। सपोज एग्जांपल आई हैव टेकन CuNH2 होल ट्वाइस ClBr। तो यहाँ पे मेटल को ध्यान रखना होगा कि जो सिमिलर टाइप के हैं वो अगर एक ही तरफ पे आ गए तो वो सिस कहलाएगा, अगर वो ऑपोजिट एंड्स पे आ गए डायगोनल में तो वो ट्रांस कहलाएगा। सिमिलरली द टाइप थर्ड इज MABXY, यानी कि चारों ही अलग अलग हो, जैसे पैलेडियम के साथ NH3 NO2 pyridine Cl है, तो दे ऑल आर हैविंग 1 टाइप, और यहाँ पे हम सिस ट्रांस का यूज़ नहीं करते। ओके, टाइप 4 इज MAB होल ट्वाइस। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है प्लैटिनम Gly2 यानी ग्लाइसिन। व्हाट इज ग्लाइसिन? NH2CH2COO। तो सी यहाँ पे मैंने सिस और ट्रांस बना के दिखाया है। प्लैटिनम के साथ NH2 ऊपर लगा है, सिमिलरली इधर भी NH2 ऊपर लगा है, रेस्ट CH2COO ये प्लैटिनम से जुड़ गया। दिस इज सिस फॉर्म। इन केस ऑफ ट्रांस फॉर्म व्हाट इज हैपनिंग, NH2 इस तरफ लग रहा है, दूसरा NH2 ऊपर की तरफ लग रहा है।
So this is the transform for the last type. Okay, now let's see ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें। अब इसमें जो पहला टाइप है दैट इज MA4X2 या फिर हम कह सकते हैं MA2X4 टाइप, यानी कि इसमें ध्यान क्या देना है, 6 ऑक्टाहेड्रल का मतलब हो गया 6, तो यहाँ पे जो 4 हैं दे आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, आई हैव रिटन सी दीज 4 आर इक्विटोरियल बॉन्ड्स, और जो लंबे में ऊपर नीचे आ रहे हैं दे आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। ओके फाइन। तो जब एक एक्सियल पे और एक इक्विटोरियल बॉन्ड पे सिमिलर टाइप ऑफ एटम आ जाए, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है NH3,4Cl2 का, तो दैट मीन्स 2 Cl आर देयर, तो वो दोनों X की जगह पे आ जाएगा जिससे कि वो सिस बनाएगा। और जब ये एक्सियल बॉन्ड्स पे आ जाएगा, एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे X की पोजीशन पे, तो वो ट्रांसफॉर्म में आ जाएगा। देन कम्स द फेशियल एंड मेरीडायनल टाइप दैट इज MA3X3 टाइप। सपोज M है तो मेरा 3 लगातार X एक तरफ आ गया और 3 लगातार A एक तरफ आ गया, देन दैट इज फेशियल। मेरीडायनल मीन्स 2 एक जैसा तीसरा अलग, 2 एक जैसा तीसरा अलग, दैट मीन्स 2X 1A 2A 1X, तो इसका ध्यान रखिएगा, दिस इज मेरीडायनल टाइप। थर्ड टाइप इज MAA होल ट्वाइस X2 यानी AA होल ट्वाइस का मतलब हुआ जब हम इसमें बाइडेंटेट लिगेंड की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल में इथेन 1,2 डायमीन को लिया है EN। तो सिमिलरली इफ यू सी 1X इज एट एक्सियल एंड 1 इज एट इक्विटोरियल बॉन्ड, जैसे Cl है तो दोनों X पे एक एक अगर Cl लग गया और वो एक एक्सियल पे और दूसरा इक्विटोरियल पे है तो हम इसे सिस कहते हैं। और अगर ये दोनों ऑपोजिट एंड्स पे आ गए यानी दोनों ही एक्सियल बॉन्ड्स पे आ गए तो हम इसे ट्रांस कहेंगे। ओके, नाउ लेट्स सी द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, नाउ दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ chiral molecules. They are mirror images that cannot be superimposed on one another. They are called enantiomers, which can rotate the plane of polarized light equally in left and right directions. ठीक है, अगर ये राइट हैंड साइड पे लाइट को रोटेट कर दिया तो हम इसे कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे रोटेट कर दिया तो हम इसे कहते हैं लीवो रोटेटरी। ओके, the most important thing कि cis isomers are only optically active in case of octahedral complexes। तो यहाँ पे अगर आप देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है MAA होल थ्राइस यानी कि बाइडेंटेड लिगेंड, ऑक्सलेट को लिया है, तो ऑक्सलेट इस तरह से अगर हमने सेट किया तो ये अगर डेक्स्ट्रो है तो दैट मीन्स इसका जो मिरर इमेज बनेगा दैट इज़ लीवो, डेक्स्ट्रो एंड लीवो, और ये दोनों जो हैं आपस में इनैंशियोमर्स हैं। ओके, वन मोर एग्जाम्पल आई हैव टेकन इज MAA होल ट्वाइस X2। इसमें मैंने बाइडेंटेड लिगेंड 2 लिए हैं, जैसे EN और EN, Cl और Cl को अगल बगल रखा है। क्योंकि ये सिस टाइप है तो दोनों Cl एक एक्सियल और एक इक्विटोरियल पे आ गया, इसलिए सिस है, और सिस होने से क्या हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। दैट मीन्स अगर ये डेक्स्ट्रो है तो इसका मिरर इमेज लीवो बन गया, and this is how optical isomerism is being observed in this case. Okay, now let's talk about the bonding in metal carbonyls. ये भी एक बहुत important topic है जो डिस्कस किया जाना बहुत ज़रूरी है। Basically metal carbonyls have both sigma and pi character. The metal carbon sigma bond is formed by donation of lone pair of electron from carbonyl carbon into the vacant orbital of metal। तो अगर आप यहाँ देखो तो मैंने स्ट्रक्चर में दिखा रखा है कि कार्बन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल के कहाँ पर दे रहा है, इट इज़ डोनेटिंग एट इट्स वैकेंट ऑर्बिटल, ओके, एंड दिस फॉर्मिंग द सिग्मा बॉन्ड, while the metal carbon pi bond is formed by donation of pair of electron from filled d orbital, okay, this is the filled d orbital, और ये यहाँ से कहाँ पे दे रहा है, टू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं दे आर व्हाट, पाई स्टार ऑर्बिटल मींस वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स।
सो बेसिकली व्हाट इज देयर इज अ गिव एंड टेक रिलेशनशिप, इसलिए हम इसे सिनर्जिक बॉन्डिंग भी कहते हैं. दिस गिव एंड टेक रिलेशनशिप इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनर्जिक बॉन्डिंग. ओके, एंड सच टाइप ऑफ लीगेंड्स लाइक CO जैसे है, इट इज कॉल्ड एज पाई एसिड लीगेंड. रीजन क्या है, यहाँ पर CO इज एक्टिंग एज एसिड by accepting the pi electron from metals, thus they are called as the pi acid ligands या फिर नॉन क्लासिकल लिगेंड्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है. सो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. फर्दर मैं इसको पूरे ओवरऑल जितने भी नोट्स हैं इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ ताकि आप वहाँ से कन्वीनियंटली देखकर समझ पाएँ. थैंक यू.